अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो इस न्यू टॉपिक पढ़ूँ जिसका नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि एक क्रॉप कैसे ग्रो होता है, उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे होती है वो हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। दपान के एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए 4 मेजर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ये आप सबको पता होगा कि अगर आ क्रॉप छु ग्रो गसन वोल अत 4 मेजर चीज़ यम ज़रूरत छ, लाइक क्या छ, सीड है, वाटर है, सॉइल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। सॉइल अगर असल है तो क्रॉप गस असल पर ग्रो। नॉट ओनली सॉइल के साथ साथ एटमॉस्फेयर अगर फेवरेबल होगा, फेवरेबल मतलब क्या, अगर सही एटमॉस्फेयर होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट की नीड के हिसाब से मौसम सही रहेगा, सॉइल सही ठीक होगी, पानी वक्त पे मिलेगा, ठीक है, और हमारा सीड अच्छा होगा, डिज़ीज़ फ्री होगा, तो हमारा क्रॉप ग्रो करेगा, है ना। तो ये हो गया 4 मेजर रिसोर्सेज जिन पे डिपेंड होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक। अब इसके बाद बोलते हैं कि इसके बगैर क्या होता है कि नेचर, यानी नेचर की वजह से कुछ चीज़ें ऐसे होती है, लाइक तूफ़ान है, फ्लड्स है, डिजीज़ है, इंसेक्ट अटैक है। ये चीज़ें अगर प्लांट पे हो तो प्लांट की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। दपा इस चीज़ को फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स को समझने के लिए 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि प्लांट क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है इसके फैक्टर्स जो है 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक छ एबायोटिक, ब्याक छ बायोटिक फैक्टर, ठीक है। हम एबायोटिक पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोटिक पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एबायोटिक, यानी कि इस हज़ुक टॉपिक छ पढ़ा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे होती है, ठीक है ना। अब क्रॉप की इम्प्रूवमेंट जो है इसमें बहुत सारे रुकावटें आती हैं जिनकी वजह से हमारा क्रॉप ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या क्या है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर इसमें यूजुअली क्या आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी उस एरिया जहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो कर रहा हो उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है वो आता है एबायोटिक फैक्टर में, ठीक है ना। दपान की ये शुड नोट आमद करने के लगभग 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन क्रॉप यील्ड। इट इज़ नोटेड दैट देयर इज़ 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन क्रॉप यील्ड। यूसून क्रॉप ग्रो करा, यूसून क्रॉप एंड पे यील्ड देता है, जितना हमें वहाँ से क्रॉप मिलता है वो 50% लगभग डिपेंडेंट होता है इन्हीं फैक्टर्स पे, एबायोटिक तो बायोटिक फैक्टर्स पे, ठीक है ना। अगर ये हम दोनों में फैक्टर रोजन सही रहेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट, तो हमारा प्लांट हमें अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। अब एबायोटिक जो हम पढ़ रहे हैं, एबायोटिक में मैंने आपको बोला यूजुअली आमज जमा क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या, ये लगभग टेम्परेचर ही, रेनफॉल ही, ह्यूमिडिटी ही, सॉइल ही, सनशाइन ही, तो विंड ही, ये सारा आता है हमारा एबायोटिक फैक्टर, यानी ये सारे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस। इन कंडीशंस पे भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट डिपेंडेंट है। अगर हम कंडीशन सही रोज़न क्रॉप गस इम्प्रूव, अगर नहीं हम कंडीशन रोज़न की तो हमारा क्रॉप इम्प्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्परेचर। जो पहला फैक्टर वो है टेम्परेचर। दपा हॉट और कोल्ड वेदर कंडीशन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, हॉट छा, सरद छा, गर्म छा, ये सारा हमें टेम्परेचर बता देता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो this is the reason that many hilly area crops cannot grow in plains like kesar, almonds, apple, etc. टेम्परेचर कंडीशन चीज़ वेरी गसान, जो क्रॉप फील्ड्स में, जो क्रॉप प्लेन में यानी यहाँ पे ग्रो होगा वो क्रॉप हिली एरियाज़ में नहीं होगा, और जो हिली एरियाज़ में होगा वो यहाँ नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक प्लांट की अपनी नीड होती है टेम्परेचर की, ठीक है।
तो वेदर कंडीशंस जो होती है वो डिफरेंट होती है, यानी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बिटवीन द प्लांट्स, ठीक है ना। हिली में अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लेन एरियाज यमचे तमन मजाइज अलग तपन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स लाइक क्या क्या जर्मिनेट छ फ्लावरिंग छ वेजिटेशन ग्रोथ, ये सोरी छ डिपेंड करा टेम्परेचरस पे, यानी ये सोन प्लांट ग्रो गस ये है जर्मिनेट गसन यानी सीड से ग्रो करने लगेगा, फ्लावर्स इसमें आएंगे तो हमारा क्रॉप उगने लगेगा, ये सोरी का पर डिपेंड टेम्परेचर, ठीक है। इस रेंज है टेम्परेचर की यूजुअली जो रेंज है दैट इज़ 15 to 40 तक होना चाहिए टेम्परेचर रेंज, ठीक है ना। बहुत सारी अलग प्रोसेसेस जो प्लांट में होती है, लाइक गैस एक्सचेंज होता है प्लांट के भी, प्लांट को ग्रोथ के दौरान गैस एक्सचेंज होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो भी डिपेंड होता है किस पे, वो भी टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेम्परेचर का यूस एबायोटिक फैक्टर जो, इसका मतलब अगर टेम्परेचर फेवरेबल आए तो सून प्लांट गैस ग्रो, अगर ना टेम्परेचर फेवरेबल मतलब अगर ना प्लांट की नीड के हिसाब से टेम्परेचर होगा तो हमारा प्लांट फ्लावर्स ही नहीं देगा, जर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्टर है फॉर द which is responsible for crop improvement, so but it is the abiotic factor. Now moving towards the next factor, that is rainfall. अब रेनफॉल क्या है, रेनफॉल इज जो rainfall governs the distribution and cultivation of crops in different parts of country. दबा रेनफॉल मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये वेरी करता है कि हर एक क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है रेनफॉल की, ठीक है ना। दपा वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्या से ग्रो गसान टी छ कॉफ़ी छ रबर छ तत जो ये प्लांट है टी का कॉफ़ी का रबर का, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है पानी की, तो ये हिली साइड्स में ग्रो करता है तो वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इन प्लेन में जहाँ हम राइस ग्रो करते हैं यहाँ पे भी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, और यहाँ भी इवन तरीके से बारिश होती है और हैवी बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं लाइक सोरगम छ मिलेट छ, ठीक छ, ये ड्रॉट कंडीशंस, ये उन कंडीशंस में ग्रो करती है यतत न इमन आब ज़रूरत छ आसान के, तो वहाँ पे अनइवन यानी कभी कभी बारिश होती है, ठीक है ना, और यूजुअली वहाँ पे ड्राई रहता है मौसम। तो इसीलिए क्या है कि क्रॉप्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया है, दैट इज़ खरीफ एंड रबी, यानी मूनसून तो विंटर सीजन क्रॉप, ठीक है ना। रेनफॉल यूजुअली डिटरमाइन करा डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ रेन फेड और इरिगेटेड वेराइटीज़ ऑफ मेजर क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड। तो रेनफॉल का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना। तो और ये वैरी करता है, इट वेरीज अमंग द प्लांट्स, हिली एरियाज़ में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ हिली और प्लेन में डिफरेंस नहीं है, प्लेन में भी होती है रिक्वायरमेंट कुछ प्लांट्स के क्रॉप्स के लिए ग्रो करने के लिए रेनफॉल की, बट कहीं पे क्या होती है ड्रॉट कंडीशन में भी ग्रो करता है। तो रेनफॉल भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को ग्रो करने के लिए रेनफॉल का भी बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या हो, ह्यूमिडिटी हो गया नमी, ठीक है ना, नमी यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कितनी नमी है हवा में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी पे, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी जो होती है इज़ द रेशो ऑफ, यानी ह्यूमिडिटी को डिफ़ाइन किया गया है रेशो ऑफ वाटर वेपर
भाप यथ वदान छ या मॉइस्चर इन द एयर, ठीक है ना। यानी कि जो ह्यूमिडिटी के दौरान क्या होता है कि इम साथ दम आसान, इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। अगर 100% ह्यूमिडिटी होगी तो हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अगर 100% ह्यूमिडिटी होगी, क्रॉप में ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, इवापोरेशन नहीं होगी सॉइल में, तो एडवर्स कंडीशन यानी सही कंडीशन नहीं रहेगी क्रॉप की ग्रो करने की, ठीक है ना। रेंज क्या गस आसे ह्यूमिडिटी की लगभग 40 to 60% गस आसे ह्यूमिडिटी की रेंज, किस लिए, क्रॉप ग्रो करने के लिए। फॉर क्रॉप कल्टीवेशन द रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 40 to 60। बट अगर 100% है तो हमारे लिए क्रॉप को ग्रो करने में मुश्किलात पैदा होती है। तो ह्यूमिडिटी का भी रोल है फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद सॉइल तो पता ही है, सॉइल इज़ द बेस। अगर बेस ही सही होगी, बोलते हैं ना कि अगर एक मकान जो है, मकान को बनाने से पहले हम बेस बनाते हैं, तस बेड छ कशर पे वना। अगर सोन बेड आस मजबूत, अगर सोन बेस आस मजबूत, तिल हेक सो इमारत बनित असल पर। अब अगर वो मजबूत नहीं होगी बेस हमारी, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सोन इस इमारत बन या बिल्डिंग बन या हाउस बन, ये कुछ ज़्यादा टाइम तक रहेगा, ठीक है ना। तो बोलना ये है कि सॉइल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बेस एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अगर सॉइल में प्रॉब्लम होगी तो हमारा क्रॉप ही ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो सॉइल में मैंने बोला कि एक तो ये बेस है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई है, लाइक मिनरल्स, मॉइस्चर या सनशाइन। देखो क्या है कि सॉइल जो है, अगर सॉइल में मिनरल्स ही नहीं होंगे तो हमारा प्लांट ही ग्रो नहीं करेगा। सॉइल इस बेस जो एक्ट करान, इसमें जब मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वही मिनरल्स जो होते हैं वो यू कंज्यूम करता है कौन, हमारा प्लांट। जब वही प्लांट यूज़ करता है वो मिनरल्स, तब जाके मिनरल्स न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होती है सॉइल से, तब जाके हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो मिनरल्स है यानी जो सॉइल है, सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसी के साथ साथ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर है सॉइल में प्रेजेंट, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट फ्लो होगा फ्रॉम द सॉइल टू द वाटर, ना ही कि न्यूट्रिएंट प्लस सॉइल टू द प्लांट, सॉरी, न्यूट्रिएंट फ्लो होगा वाटर से। एंड अगर सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, यही मॉइस्चर किसको मिलेगा, यही वाटर किसको मिलेगा, प्लांट को पानी मिलेगा इससे, तो हमारा प्लांट ग्रो करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि मॉइस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं सॉइल की। तीसरा बताया है सनशाइन। सनशाइन यानी सन एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, ये अर्थ की ज़िंदगी को मेंटेन करता है, ये सन एनर्जी, ठीक है ना। तो जो सूरज की हमें एनर्जी मिलती है, किसको, ज़मीन को, इससे क्या होता है, इससे सीड जर्मिनेशन में मदद मिलती है, ठीक है ना। सीड जर्मिनेशन दपान जर्मिनेशन पेट अप टू द हार्वेस्टिंग टाइम तक ये सन की एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल, ये बहुत यूज़फुल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। क्योंकि इनसे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस गसा, ट्रांसपायरेशन गसा, किससे, ये सब सन की रेज से होता है, ठीक है ना। और ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्रूट, सीड, बायोमास प्रोडक्शन, ये सब डिपेंडेंट किस पे होता है, सोलर रेडिएशन यानी सन की रोशनी से, सन की रेज से, सन की एनर्जी से, जो सब किस पे पड़ती है, सॉइल पे, और जो सॉइल के थ्रू किसको मिलती है, प्लांट को। तो हम बता सकते हैं सॉइल जो ये एक्ट करता है एज अ बेस, तो इससे डेवलपमेंट होती है किसकी, क्रॉप की। एंड आफ्टर दैट कम्स द विंड का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज़ कैरीड बाय द विंड। अब जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो नमी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, वो किसके थ्रू कैरी होती है, विंड के थ्रू, ठीक है ना। जब विंड के थ्रू कैरी होती है तो एट द एंड प्लांट तक ही पहुंचती है। प्लस यू सी विंड, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होती है प्लांट को,
जिससे क्या होता है फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है प्लांट, ठीक है ना। तो दपान विंड वेलोसिटी या मूवमेंट इमेज रेंज के साथ 4 to 6 किलोमीटर पर आवर हर एक क्रॉप के लिए यही सूटेबल है। विंड से मॉइस्चर एक तो मॉइस्चर कैरी होता है विंड से, दुयम इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर की मूवमेंट होती है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, इससे पॉलिनेशन होती है, पोलन्स मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। इसकी एवरेज रेंज होनी चाहिए 4 to 6 किलोमीटर। तो हमने ये सारा पढ़ा क्या, एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट कौन कौन से हैं वो हमने पढ़े आज। तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे अब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन में हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक में हमने टेम्परेचर पढ़ा, टेम्परेचर में क्या क्या आता है वो हमने पढ़ा। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।